नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो के अंदर हम फिजिकल एजुकेशन के 8th यूनिट फंडामेंटल्स ऑफ किन्जियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स को पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों हम देखते रहिए इस वीडियो को, और इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही कमाल धमाल क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने वाले हैं जिनके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो दोस्तों तो आज के इस वीडियो के अंदर हम सीबीएसई के लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं, और साथ ही यार यहाँ पर मैं आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा जिससे आपकी एक मस्त वाली प्रैक्टिस सुनिश्चित हो जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल एजुकेशन की यूनिट 8 को, और यूनिट 8 का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ किन्जियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स। तो देख लेते हैं सबसे पहले हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हम देखेंगे इंपॉर्टेंस और डेफिनेशन क्या होती है किन्जियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स के स्पोर्ट्स के अंदर। फिर हम देखेंगे वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ बायोमैकेनिक्स। देन हम देखने वाले हैं कौन कौन से बॉडी मूवमेंट्स रहते हैं एंड एक्सेस और प्लेन्स के कंसेप्ट को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन और इम्पोर्टेंस ऑफ किन्जियोलॉजी से। तो यार देखो, ये किन्जियोलॉजी या काइंजियोलॉजी जो भी आप इसको भूलना चाहें, ये एक ग्रीक शब्द से डिराइव किया गया है, और ये मतलब दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला शब्द है काइनेसिस और दूसरा है लॉजी। काइनेसिस का मतलब होता है मूवमेंट और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो बेसिकली अगर हम दोनों को जोड़ दें तो जो स्टडी ऑफ मूवमेंट्स, उसको हम यहाँ पर क्या बोलने वाले हैं, किन्जियोलॉजी या काइंजियोलॉजी बोलने वाले हैं। तो इट इज़ बेसिकली द स्टडी ऑफ मैकेनिक्स ऑफ ए बॉडी मूवमेंट। ठीक है, तो हम बॉडी मूवमेंट्स में क्या मैकेनिक्स चल रहा है उसको यहाँ पर देखते हैं। अब इस फील्ड के अंदर जो ह्यूमन एक्सपर्ट्स रहते हैं या फिर जो एक्सपर्ट्स रहते हैं, वो स्टडी और एसेस करते हैं कि कैसे जो ह्यूमन बॉडी है वो मूव करती है और फंक्शन करती है, एंड इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी हेल्थ और प्रोडक्टिविटी के ऊपर। तो अब हम देख लेते हैं यार इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम किन्जियोलॉजी को पढ़ते हैं। तो पहली बात, ये प्रिपेयर कर देता है कोचेस और फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स को। सेकंड, ये प्रमोट करता है हेल्थ एंड फिटनेस को, क्योंकि किसी को भी अगर अपनी बॉडी के मूवमेंट्स के बारे में पता रहेगा तो वो और बेहतर तरीके से फोकस कर पाएगा हेल्थ एंड फिटनेस पे। फिर हम देखेंगे कि कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हैं इंजरीज़। यार इंजरी एक ऐसी चीज़ है जिससे खिलाड़ी बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, और इसके चक्कर में उनको बड़े बड़े इवेंट्स को मिस करना पड़ता है। जैसे अगर आप बात करें, अभी T20 वर्ल्ड कप जो था उसके अंदर बुमराह नहीं खेल पाया था, जो कि इंडिया का एक टॉप T20 गेंदबाज है। और क्यों नहीं खेल पाया था? क्योंकि वो इंजर हो गया था। तो अगर प्रॉपर यहाँ पर नॉलेज रहती है काइंजियोलॉजी की, तो डेफिनेटली इंजरीज़ को पहले ही प्रिवेंट किया जा सकता है। रिहेबिलिटेशन, बाई चांस इंजरी है तो आप जल्दी से वहाँ से उभर के बाहर आ सकते हैं, अपने आप को जल्दी से आप ट्रीट कर सकते हैं। देन डेवलपिंग न्यू इक्विपमेंट्स, तो यार खेल में नए नए इक्विपमेंट्स का डेवलपमेंट होता रहता है, और साइंटिफिकली इम्प्रूव्ड इक्विपमेंट्स को आप डेवलप कर पाते हैं अगर आप किन्जियोलॉजी की आपको समझ है तो। देन आपकी जो मोटर स्किल्स है ना, मोटर स्किल्स मतलब मूवमेंट, तो आपका जो मूवमेंट है वो और बेहतर होता है, और इससे आपकी परफॉर्मेंस तो एट द एंड ऑफ द डे इम्प्रूव होती है। देन अगर हम बात करें बायोमैकेनिक्स की, तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस मैकेनिक्स। बायो मतलब होता है एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और मैकेनिक्स मतलब होता है एक ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस जो कि डील करती है विद द फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए बॉडी इन स्टैटिक और डायनेमिक पोजिशन। तो भले ही सब्जेक्ट एक जगह खड़ा हुआ है या फिर वो मूव कर रहा है, हम वहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से फोर्सेज इसकी बॉडी पर एक्ट करते हैं। तो अगर हम दोनों वर्ड्स को मिला दें, बायो प्लस मैकेनिक्स, बेसिकली क्या हो जाएगा, तो इट विल बेसिकली बी अ स्टडी ऑफ फोर्स एंड उनका क्या इफेक्ट पड़ता है ह्यूमन बीइंग के ऊपर मूविंग एंड स्टैटिक कंडीशन में। अब क्या क्या फ़ायदे होते हैं यार बायोमैकेनिक्स के, तो एक प्लेयर को हम बेहतर तरीके से सिलेक्ट कर पाते हैं। देन एडवांस इक्विपमेंट्स का डेवलपमेंट, नए नए ट्रेनिंग मेथड्स का डेवलपमेंट, रिकवरी प्रोसेस फास्टर हो जाना, स्पोर्ट्स इंजरीज को प्रिवेंट करना, स्किल्स इंप्रूव होना, है ना। और मोमेंट इकोनॉमी, मोमेंट इकोनॉमी क्या होता है कि आपको अपनी एनर्जी सेव करना है जबकि आप किसी भी स्पोर्ट्स को खेल रहे होता है, कि आप लंबे समय तक उसको खेल पाओ। जैसे क्रिकेट प्लेयर्स 5 दिन तक टेस्ट मैच खेलते हैं, अब भाई साहब बहुत ज़्यादा उनको बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग सब कुछ करनी पड़ती है। अगर वो दिन भर बस ग्राउंड पर दौड़ते रहेंगे, है ना, कभी यहाँ पर फील्डिंग करी, फिर ग्राउंड के अपोजिट साइड फील्डिंग करी, इधर करी उधर करी, तो भाई साहब एक दिन भी नहीं खेल पाएंगे। तो इसलिए इस तरह से प्लेयर्स को सेट किया जाता है ताकि कम से कम उनका मूवमेंट हो, तो उसको अपन मूवमेंट इकोनॉमी बोलते हैं। तो ऑलमोस्ट सेम इंपॉर्टेंस है ना जो कि अपनों ने काइंजियोलॉजी में इसकी देखी थी। अब आगे बढ़ते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ बायोमैकेनिक्स। तो इसके अंदर में न्यूटन भाई के 3 लॉज देखने हैं, ठीक है। तो पहला लॉ रहता है लॉ ऑफ इनर्शिया, है ना, इसको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं। सेकंड लॉ है लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, एंड थर्ड लॉ है लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। तो क्या क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो अगर आपको एग्जाम में लिखने को आता है तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं कि सर आइजैक न्यूटन इन हिज बुक प्रिंसिपिया मैथमेटिका इन 1687
हैज़ पब्लिश्ड 3 लॉज ऑफ मोशन, उन्होंने पब्लिश किए है ना। ये जो इमेज है वो आइजैक न्यूटन की है। पहला लॉ ऑफ मोशन है जिसको अपन लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जानते हैं। तो ये बोलता है कि एनी ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन इट्स पोजीशन अनटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। तो जैसे एक किताब है, उसको अपन ने टेबल पे रख दिया है, भाई साहब वो टेबल पर ही रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पर अप्लाई नहीं होता, ठीक। तो रेस्ट वाली तो रेस्ट पे रहती है। लेकिन अब बात आती है अगर कोई बॉडी मोशन में है तो आप तो बोलेंगे कि सर इस लॉ के हिसाब से तो चलती रहनी चाहिए, बिकॉज बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन। लेकिन इसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है। वो एक्सटर्नल फोर्स कौन सा रहता है? फ्रिक्शनल फोर्स, एयर रेजिस्टेंस, है ना। तो ये सब एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, ये किसी भी बॉडी पे अप्लाई होते हैं। फॉर एग्जांपल एक बॉल है, उसको आपने स्लाइड किया या रोल किया तो कुछ टाइम बाद आके वो रुक जाएगी, है ना। क्यों? क्योंकि उस पर फ्रिक्शनल फोर्स कंटिन्यूसली अप्लाई हो रहा है, जो कि एक एक्सटर्नल फोर्स है। देन ये एक्सपेरिमेंट आपने देखा ही होगा, है ना, जो कि इनर्शिया को बहुत ही अच्छे से समझाता है। इनर्शिया मतलब अगर पोजीशन जो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहिए, मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहिए, है ना। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। तो जैसे ही आप यहाँ पर इस कार्डबोर्ड को एकदम खींच लेते हो तो कॉइन रेस्ट वाली पोजीशन में, वो रेस्ट वाली पोजीशन में रहता है और खट वहाँ पर गिर जाता है, ठीक। इसका एक और एग्जाम्पल है, जैसे बस में आप बैठे हैं, है ना, ब्रेक्स लगे तो अभी आपकी बॉडी क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट में। जैसे ही ब्रेक लगते हैं, है ना, तो ब्रेक लगते हैं तो आपकी बॉडी आगे की तरफ फिकाती है क्योंकि वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट को मेंटेन करना चाहती है। देन इसके बाद सेकेंड लॉ ऑफ जो मोशन रहता है उसको हम लॉ ऑफ एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, और इसकी बेसिक सी डेफिनेशन है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन का रेट ऑफ चेंज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वो रहता है टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। अभी डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल उम्मीद है आपने पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ रहा तो बता देता हूँ, है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दो क्वांटिटी मतलब एक बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी। जैसे एग्जाम में अगर आपने हार्ड वर्क किया तो मार्क्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे, है ना। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब एक की क्वांटिटी बढ़ाओगे तो दूसरे की क्वांटिटी कम होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर एग्ज़ाम के दौरान अपने बहुत ज़्यादा गेम्स खेले तो भाई मार्क्स की क्वांटिटी अपने आप डाउन हो जाएगी। तो ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यहीं से एक इक्वेजन निकल के आती है F इक्वल्स टू M इंटू ए, ठीक है। फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इसको आप याद रखिएगा। सो सेकेंड लॉ का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपके सामने, जो कि कई बार आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, है ना। तो अगर एक बॉडी का मास कम है तो वो ज़्यादा एक्सेलरेट होगी अगर उस पर सेम फोर्स अप्लाई होता है, और अगर उसका मास ज़्यादा है तो फिर क्या होगा? उसको एक्सेलरेशन कम मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक छोटी बॉल को आप मारोगे दूर जाएगी, बड़ी बॉल है ना, जैसे बॉलिंग वाली बॉल है, उसको अगर आप मारने की कोशिश करोगे तो वहीं पर रह जाएगी, कम एक्सेलरेशन उसको मिलेगा। अब न्यूटन भाई का तीसरा लॉ है लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन का, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल इन अपोजिट रिएक्शन, जिसको हम डे टू डे लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे गुब्बारा, उसको आपने हवा से भरा फिर उसको छोड़ दिया तो गैस नीचे आएगी और ऊपर आपका गुब्बारा चला जाएगा। आप किसी दीवार पे हिट करोगे तो आपको भी चोट लगेगी क्योंकि उस दीवार ने भी आपको वापस से हिट कर दिया है। देन रॉकेट, ये भी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। नीचे आपकी एग्जॉस्ट जो इतनी भी गैसेज है वो नीचे की साइड आती है, रॉकेट ऊपर की साइड चला जाता है। अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो आप जब फुटबॉल को किक मारते हो, ठीक है, तो वो आगे की साइड जाता है और आपकी जो पाँव हैं उस पर भी चोट लग जाती है अगर आपने सही टेक्निक से नहीं मारा है, ठीक है। स्विमिंग, आप पानी को पीछे की तरफ धकेलते हो, पानी आपको आगे की तरफ धकेलता है, तो न्यूटन भाई का थर्ड लॉ है। देन इसके बाद अगर हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़े तो सबसे पहले हम एक्सिस एंड प्लेन पढ़ेंगे, ठीक है। ये भले 8.4 टॉपिक है, लेकिन अगर आपने इस एक्सिस और प्लेन के कंसेप्ट को समझ लिया तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी मूवमेंट्स को समझने में। तो हमें इसमें 3 प्लेन्स और 3 तरह की एक्सिस को देखना है, ठीक है। सेगेटियल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, फ्रंटल प्लेन, और इन्हीं के नाम से रहेगी एक्सिस। तो क्या ये होती है, कैसे होती है, इसको हम यहाँ पर बहुत ही अच्छे से देखते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं एक्सिस क्या होती है, तो एक्सिस एक बेसिकली इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन है अराउंड विच एन ऑब्जेक्ट रोटेट, ठीक है। इस एक्सिस के अराउंड ही कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो रोटेट करता है। देन मूवमेंट एट अ जॉइंट टेक प्लेस इन द प्लेन अबाउट एन एक्सिस, ठीक है। तो प्लेन और एक्सिस का एक बहुत ही कमाल का यहाँ पर रोल रहता है। सबसे पहले अगर हम बात करें सेगेटियल एक्सिस, ठीक है, 3 तरह की एक्सिस रहेगी और 3 तरह के प्लेन रहेंगे। तो यहाँ पर आप इमेज में देखते हुए चलिएगा, ठीक है। सेगेटियल एक्सिस यहाँ पर, जहाँ पर मैंने माउस को पॉइंट कर रखा है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। सो ये पास करती है हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द पोस्टीरियर एंड एंटीरियर,
ये प्रोस्टेरियर और इंटीरियर क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा, है ना। फ्रंट और बैक को ही बेसिकली हम प्रोस्टेरियर एंटीरियर बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टली निकलती है आपके फ्रंट और बैक से, है ना, दोनों को भेदते हुए ये निकलती है। एंड फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ सेगेटियल एंड ट्रांसवर्स प्लेन। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये है आपका सेगेटियल प्लेन और पीछे की साइड आपको दिख रहा है ट्रांसवर्स प्लेन, ठीक है। ट्रांसवर्स प्लेन यूँ है, सेगेटियल प्लेन यूँ है, दोनों के इंटरसेक्शन पे से ये सेगेटियल एक्सिस निकलती है, ठीक। इसको आप जितना मन में इमेजिन करोगे उतना ही समझना आसान रहेगा, ठीक है। और ड्रॉ करके भी देख लेना। प्लेन मतलब एक शीट ऑफ पेपर आप समझ सकते हो, ठीक है, जबकि जो एक्सिस है वो एक स्ट्रेट लाइन है। तो सेगेटियल एक्सिस कहाँ से निकलेगी, ये निकलेगी भाई साहब इंटरसेक्शन ऑफ द सेगेटियल प्लेन एंड ट्रांसवर्स प्लेन। देन सेकेंड आ जाता है आपके पास फ्रंटल एक्सिस। तो फ्रंटल एक्सिस ये आपको ऊपर की साइड देखने को मिल रही है, ठीक है, इस शोल्डर से निकल के इस शोल्डर से बाहर हो रही है ना। तो फ्रंटल एक्सिस क्या होती है, ये पास करती है हॉरिजॉन्टली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। जो सेगेटियल एक्सिस थी वो फ्रंट से बैक गई थी, जो आपकी फ्रंटल एक्सिस है वो लेफ्ट से राइट की साइड जाएगी। एंड इज फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ फ्रंटल एंड ट्रांसवर्स प्लेन। तो आप देख लो भाई, फ्रंटल प्लेन मतलब ये वाला, ट्रांसवर्स प्लेन मतलब ये वाला, तो दोनों के इंटरसेक्शन से फ्रंटल एक्सिस पास होती है। देन नेक्स्ट आ जाता है आपके पास वर्टिकल एक्सिस। तो वर्टिकल एक्सिस आप देख सकते हैं यहाँ पर कहाँ है, तो वर्टिकल एक्सिस जो आपकी है वो आपको देखने को मिलेगी पासेस वर्टिकली फ्रॉम इंटीरियर टू सुपीरियर एंड इज फॉर्म बाय द इंटरसेक्शन ऑफ सेगेटियल एंड फ्रंटल प्लेन। तो ये वर्टिकल एक्सिस को अपन ने क्या बोल दिया है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कहाँ से पास हो रही है, इंटरसेक्शन ऑफ द सेगेटियल प्लेन एंड फ्रंटल प्लेन। तो दोनों का इंटरसेक्शन जो है वहाँ से पास हो रही है वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। इसको मन में आपको इमेजिन करना पड़ेगा। देन प्लेन और उसके एप्लीकेशन अगर हम देखते हैं तो प्लेन जैसा मैंने आपको बताया था एक इमेजिनरी सरफेस है, आप या फिर आप इमेजिन कर सकते हो कि इमेजिनरी शीट ऑफ पेपर है जो कि डिवाइड कर देती है बॉडी को इक्वल पार्ट्स में। तीन प्लेन्स हमें देखने को यहाँ पर मिलता है। पहला आ जाता है आपका सेगेटियल प्लेन। तो सेगेटियल प्लेन कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, वापस हम पुरानी वाली इमेज पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको ये बता देता हूँ लाइंस के बारे में। तो सेगेटियल प्लेन स्लाइस वर्टिकली एंड डिवाइड्स द बॉडी इनटू राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। तो जो सेगेटियल प्लेन रहता है वो क्या करता है, आपकी बॉडी को राइट और लेफ्ट में डिवाइड कर देता है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, है ना। तो ये जो ब्लू वाला प्लेन है, ब्लू वाला प्लेन है वो क्या कर रहा है, बिल्कुल मेरे बॉडी के बीचों बीच से निकलेगा और लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, राइट साइड ऑफ द बॉडी, इस तरह से वो डिवाइड कर देगा, ठीक है। इस वाले में भी दिखा देता हूँ, ये रहा सेगेटियल प्लेन, ठीक है। यहाँ से तीनों प्लेन बहुत ही आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। सेगेटियल प्लेन क्या होगा, आपकी बॉडी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, लेफ्ट एंड राइट। हॉरिजॉन्टल प्लेन आपकी बॉडी को अपर एंड लोअर में डिवाइड कर देगा। फ्रंटल आपकी बॉडी को फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट में डिवाइड कर देगा। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है ना। अब इससे क्या होगा, मूवमेंट समझने में बहुत आसान रहेगा, ठीक है। तो सेगेटियल प्लेन मतलब लेफ्ट राइट, हॉरिजॉन्टल प्लेन अप डाउन और फ्रंटल प्लेन फ्रंट एंड बैक पार्ट में आपकी बॉडी को डिवाइड करता है, ठीक। तो ये फ्रंटल प्लेन हो गया। तो फ्रंटल प्लेन क्या करेगा, आपकी बॉडी को डिवाइड कर देगा फ्रंट और बैक में। तो ये जो पिंक कलर का है ये आपको फ्रंटल प्लेन देखने को मिलेगा। वहीं पर हॉरिजॉन्टल प्लेन ये जो ग्रीन वाला है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। देन अब आ जाते हैं अपने पास टाइप्स ऑफ बॉडी मूवमेंट, कौन कौन से बॉडी मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो टोटल ये 8 मूवमेंट्स हमें पढ़ना है सिलेबस के अंदर। पहला आ जाता है एबडक्शन। एबडक्शन क्या होता है, मूवमेंट इन विच जो मूविंग बॉडी पार्ट है मूव अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो ये मिड लाइन है बॉडी की और इससे जब अवे जाएगा हमारा हाथ, ठीक है, तो साइड में जब आप साइडवेज मूवमेंट करते हो और अवे फ्रॉम द बॉडी जाते हो तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एबडक्शन बोलते हैं। तो ABD है ना, इसका शॉर्ट ट्रिक भी यही है कि AB डिविलियर्स। AB डिविलियर्स क्या करता है, 360 मारता है ना, या सूर्य कुमार यादव, ठीक है। हालांकि SKY नहीं है यहाँ पर, ABD से याद रखना है हमें। तो AB डिविलियर्स 360 डिग्री मारता है, मतलब आपको 360 जाना है ना, ऊपर की साइड जाना है, अवे फ्रॉम द मिड लाइन जाना है। तो जब आप अवे फ्रॉम द मिड लाइन जाओगे तो हो जाएगा एबडक्शन। कहाँ पर ये होगा, फ्रंटल प्लेन और सेगेटियल एक्सिस, ठीक है। फ्रंटल प्लेन मतलब जो आपकी बॉडी को फ्रंट और बैक में डिवाइड कर रहा है, ठीक। एग्जाम्पल हो जाएगा मूविंग ऑफ हैंड साइडवेज, ठीक है। साइडवेज में जब आप मूव करोगे एबडक्शन। इसी का मेले में बिछड़ा भाई कौन सा हो जाएगा, एडक्शन। एडक्शन में क्या होता है कि जब मूवमेंट आपका होता है कैसे, जब आप नीचे की साइड आते हो ना, ऐड करना है। तो एग्जाम्पल इसको भी याद कर दें कि टेक्निक मेरी ऐसी है ना, कि पहले जब आपके हाथ यूँ थे, ठीक है, तब आपने अपनी कमर को मेजर किया, है ना। फॉर एग्जांपल 30 सेंटीमीटर आई, फिर आपके दोनों हाथ भी ऐड हो गए, तो फिर अब एडिशन हो गया। तो क्या होगा, अब वापस आपने नापा इंच टेप से पूरा हाथ और कमर, तो अब आ गया 40 सेंटीमीटर। तो ऐड है ना, ऐड मतलब आपके हाथ नीचे के साइड आ रहे हैं, तो
तो अपोजिट है, एबडक्शन याद रख लोगे तो वैसे ही एडक्शन याद रह जाएगा, है ना। ABD ऊपर की साइड जाओगे, नीचे की साइड वापस आओगे तो एडक्शन। देन अगला आ जाएगा अपने पास फ्लेक्शन, ठीक है। तो फ्लेक्शन क्या होता है, फ्लेक्शन आपके जॉइंट्स पे होता है और जब एंगल डिक्रीज होता है बिटवीन द बोन ऑफ द जॉइंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे हाथ स्ट्रेट है, अब जब ये टुवर्ड्स द चेस्ट आएंगे तो इस वाले मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे, फ्लेक्शन। जबकि जब ये अवे फ्रॉम द चेस्ट जाएंगे, है ना, तो एक मूवमेंट हो रहा है ये, एक मूवमेंट हो रहा है ये। तो जब टुवर्ड्स द चेस्ट फ्लेक्शन, अवे फ्रॉम द चेस्ट अगर आप जाओगे, है ना, या फिर आपका एंगल इंक्रीज होगा तो इसको हम एक्सटेंशन बोलेंगे। देन नेक्स्ट आ जाता है अपने पास सरकमडक्शन। तो सरकमडक्शन एक ऐसा मूवमेंट है ना, पहली बात तो ये सर्कुलर मूवमेंट है और इसके अंदर क्या होता है, रिलेटिवली स्टेशनरी वाइल द अदर एंड डिस्क्राइब्स ए सर्कल। तो एक एंड स्टेशनरी रहेगा जबकि दूसरा एंड क्या होगा, सर्कल बनाएगा, ठीक है। जैसे मैं यूं करता हूँ अगर, ठीक है, तो ये वाला एंड मेरा स्टेशनरी है लेकिन ये वाला जो एंड है वो मूव कर रहा है। तो सरकमडक्शन में एक एंड स्टेशनरी रहेगा, दूसरा एंड मूव करेगा। अब बेसिकली यहाँ पर कॉम्बो आपको देखने को मिल सकता है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन। यहाँ से MCQ भी आ सकता है, तो याद रखना कि ऐसा कौन सा मूवमेंट है जिसके अंदर आपको कॉम्बो ऑफर देखने को मिलेगा इन चारों का, तो वो सरकमडक्शन है ना। एग्जाम्पल है, सरकमडक्शन अकर्स एट द शोल्डर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ क्रिकेट बॉल। जब आप क्रिकेट बॉल फेंकते हो तो एक शोल्डर तो फिक्स रहता है जबकि दूसरा जो आपकी जी ना, बोलते हैं ना हाथ घुमा के बॉलिंग फेंकना, तो हाथ घुमा के बॉलिंग फेंकना मतलब वहाँ पर सरकमडक्शन वाला मूवमेंट आपका अप्लाई होगा। देन एक्सटर्नल रोटेशन क्या होता है, सो ये एक ऐसा रोटेटरी मूवमेंट है जिसके अंदर अराउंड द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बोन, है ना, अपने देखे थे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। तो ये मिड लाइन और मिड लाइन से अवे जाना, जैसे जिम में ये केबल से हम एक मूवमेंट करते हैं ना, केबल से यूँ अवे फ्रॉम द जब बॉडी जाते हैं तो अवे फ्रॉम द बॉडी जाने वाला, है ना, जैसे आप इमेजिन करो ये मैं जो वाला मूवमेंट कर रहा हूँ ना, ये इस वाले मूवमेंट को बोलते हैं एक्सटर्नल रोटेशन। इसी का उल्टा हो जाएगा इंटरनल रोटेशन। इंटरनल रोटेशन में क्या होगा, आप टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी आओगे, ठीक है, जैसे यहाँ पर ये कर रहा है, तो टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी आना इंटरनल, अवे फ्रॉम द मिड लाइन जाना एक्सटर्नल रोटेशन। देन लास्ट हो जाता है प्रोनेशन एंड सुपेनेशन। तो प्रोन मतलब होता है लाइंग फेस डाउन, ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, आप ये जब कोविड हुआ था तो आपने देखा होगा, है ना, कोविड-19 के दौरान कि यहाँ पर प्रोन पोजीशन में लेटने के लिए बोला जाता था जब ऑक्सीजन की कमी होती थी ना, तो मतलब पेट के बल लेटना, फेस को डाउन रखना, और सुपाइन पोजीशन मतलब फेस को ऊपर रखना। तो ये जो प्रोनेशन रहता है इसमें क्या होता है, इट इज़ बेसिकली प्रोनेशन एट द फोर आर्म इज अ रोटेशनल मूवमेंट वेयर हैंड एंड अपर आर्म आर टर्न्ड इनवर्ड्स। तो हैंड एंड अपर आर्म आर टर्न्ड इनवर्ड्स, तो ये वाला जो मूवमेंट है ये इसको बोलते हैं प्रोनेशन, ठीक है। और ऐसे अगर प्रोनेशन फुट पे रहेगा तो जो आपके सोल रहेंगे वो क्या रहेंगे, सो द वेट इज बोर्न ऑन द मीडियल पार्ट ऑफ द फुट, रेफर्स टू टर्निंग ऑफ द सोल आउटवर्ड्स। तो अपने सोल को बाहर की तरफ टर्न करना, ठीक है। आप प्रोनेशन ऑफ द फोर आर्म याद रख लो, जिससे भी काम हो जाएगा कि यूं करके रोटेट करना। जबकि अगला आ जाएगा अपने पास सुपाइनेशन ऑफ द फोर आर्म। तो सुपाइन करना मतलब ये सुपाइन पोजीशन और ये वाली प्रोन पोजीशन, ठीक है, सुपाइन प्रोन। तो जैसे इसमें उल्टा लेट रहे हैं, इसमें सीधा है, ठीक है, तो उसको आप सुपाइन और प्रोन से रिलेट कर सकते हो। यहाँ पर इमेज देख लेना, सुपाइन मतलब ये, प्रोन मतलब ये। तो इसी साथ हमारा चैप्टर जो है यहाँ पर समाप्त होता है। एक आपको मैं अपडेट देना चाहता हूँ कि अनअकैडमी अपना एक एविएशन वाला चैनल यहाँ पर खोल रहा है और ये ओपन हो चुका है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको चेक कर सकते हैं। तो आप भी यार अगर पायलट बनना चाहते हैं तो आप टॉप एडुकेटर से भारत के पढ़ सकते हैं, और मेंटरशिप आपको यहाँ पर मिलने वाली कैप्टन गौरव और कैप्टन ऋतु राठी के द्वारा। स्कॉलरशिप यहाँ पर आपको मिलेगी अप टू 5 करोड़ ऑफ वर्थ, वीकली टेस्ट, डाउट क्लियरिंग सेशन, सब्जेक्ट वाइज नोट्स आपको मिलेंगे। ये रहे हमारे टॉप एजुकेटर्स, है ना, मोस्ट प्रॉब्ली आप इनको जानते ही होंगे। और बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि हमें पायलट बनना है लेकिन प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती है, तो ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। एविएशन समिट होने वाला है 12 PM लाइव ऑन अनअकैडमी एविएशन यूट्यूब चैनल, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आप आगे चलकर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं हमारा कोड APPDA100, जिससे आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा। बढ़ते अब हम आगे और कुछ MCQs को देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टडी ऑफ सिस्टम ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू मोशन। तो अभी हमने देखा था काइंजियोलॉजी। बायोमैकेनिक्स प्ले करता है क्रूशियल रोल किस में, इंजरी को प्रिवेंट करने में और परफॉर्मेंस की एनहेंसमेंट में। तो ऑप्शन डी, दैट इज बोथ A एंड B।
अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज मूवमेंट्स विल अलाउ द पार्टिसिपेंट्स टू बी मोर डैश फॉर लॉन्ग टर्म, तो एफिशिएंट, टेक्निकली साउंड, गुड हैबिट्स, तो ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर होगा। कोचेस शुड मेक यूज ऑफ द मेथड्स ऑफ डैश बायोमैकेनिक्स एनालिसिस इन देयर एवरीडे प्रैक्टिस टू प्रोड्यूस चेंजेस, तो क्वालिटी का यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, तो इट इज़ द क्वालिटेटिव एनालिसिस। देन सोफिस्टिकेटेड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट गिव्स एडवांटेज टू एथलीट्स, तो इलीट और रिक्रिएशनल है ना, जहाँ पर भी इस तरह का ऑप्शन दिखे तो दोनों ही लगा देना। सोफिस्टिकेटेड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मतलब जो कि बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हो कि रिच स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स है ना, बहुत साइंटिफिकली डिज़ाइंड इक्विपमेंट्स हैं, तो ये आपको रिक्रिएशन करने में मदद करेंगे और प्रॉपर एक्सरसाइज करने में मदद करेंगे। नाउ दिस टाइप ऑफ मूवमेंट टेक्स प्लेस व्हेन द एंगल डिक्रीज, मैंने आपको बताया था एंगल डिक्रीज हो रहा है, तो एंगल जब डिक्रीज होता है तो उसको बोलते हैं फ्लेक्शन, एंगल इंक्रीज होता है तो उसको बोलते हैं एक्सटेंशन। नेक्स्ट प्रश्न है अपने पास, विच इज नॉट द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स, तो अगर आप ऑप्शन नंबर सी देखोगे, टू अंडरस्टैंड द फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये काम होता है एनाटॉमी का, न कि बायोमैकेनिक्स का। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूटन बाई के सेकेंड लॉ को अपन एक और किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम लॉ ऑफ एक्सेलरेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग करना है, तो फ्लेक्शन में डिक्रीज इन एंगल, एक्सटेंशन इंक्रीज इन एंगल। ABD मतलब अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, ADD एडक्शन मतलब टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट प्रश्न है, बेंडिंग ऑफ एल्बो व्हेन आवर हैंड इज गोइंग टुवर्ड्स द चेस्ट, फ्लेक्शन, अवे फ्रॉम द चेस्ट, एक्सटेंशन। ओपनिंग ऑफ साइड वाइज हैंड अवे फ्रॉम द बॉडी, अवे जा रहे हो ABD, तो ऑप्शन है एबडक्शन। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के व्हाट डू यू मीन बाय बायोमैकेनिक्स, 3 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस आपको बतानी है, आप उम्मीद है आराम से बता सकते हैं, यानी आप लोगों ने देख लिया है इसको। एंड डिस्कस इन डिटेल एनी 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट, 8 तरह के मूवमेंट देखें, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन है ना, सरकमडक्शन, वो सब, किसी भी 2 को आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये था अपना 8 नंबर का चैप्टर। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो, सवाल या सुझाव हो, तो उसको आप जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को आप जरूर से दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। With